झाझर लाइव में। और पहला जो लाइव था वो किन्हीं कारणों से बीच में अटक गया था, इसलिए पुनः आपके सामने आना पड़ा। बात जो है वो टाइटल में जो हमने दिया था वो उसी आधार पर हम बात करने वाले हैं, किस प्रकार से जो गोदी मीडिया है उस गोदी मीडिया का जो असर है वो कितना हद तक जो लोगों में मनों में दिलो दिमाग पे किस प्रकार से घर करता है। और यही वजह है इस प्रकार से 14 जो एंकरों का जो बाइकआउट किया गया देश में, उसका खासा असर जो है वो देखने को तो जरूर मिल रहा है। पर जी हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और पहला जो लाइव था किन्हीं कारणों से वो गड़बड़ा गया था, इसलिए हमको दोबारा से लाइव होना पड़ा है। तो एक बार फिर से आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। विषय जो है आज का, हम दो तीन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आरएसएस की विचारधारा है, या कहें एनडीए जो है वो गांधी जी की जो विचारधारा है, तो ये किस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, और इन विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण कि आपको आपके अपने देश के, अपने राज्य के, अपने गांव गली मोहल्लों के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है, धर्म या संविधान, इसको सबसे पहले आपको डिसाइड करना अत्यावश्यक है। तो यही दो जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों की विचारधारा के जो प्रणेता हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये विचारधारा किस प्रकार से काम करती है, और इन विचारधाराओं के बाद हम संविधान की बात करने वाले हैं, किस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया, और बी आर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जिन चीज़ों के लिए आज हमको लड़ना पड़ रहा है, जिन चीज़ों को आज हमको मांगना पड़ रहा है, आपके गांव में, आपके घर में, आपके दहलीज पर विभिन्न पार्टियां जो है वो आकर आपके चरण स्पर्श करती हैं, और विभिन्न वादे और दावे किए जाते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें, अगर उनकी पार्टी का सरकार अगर बनता है, उनको अगर चुन के लेके आते हैं तो वो क्या क्या चीज़ आपको देने वाले हैं। तो इस प्रकार के लोक लुभावने जो वादे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको आपका जो निर्णय है उसको किस आधार पर आपको डिसाइड करना चाहिए, धर्म या संविधान के आधार पर। वैसे ही राज्य को क्या महत्वपूर्ण है, वैसे ही देश को क्या महत्वपूर्ण है, देश के लिए क्या आवश्यक है, संविधान या धर्म। राज्य में किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर आपको आगामी दिनों में जो सरकार बनने वाली है उन सरकारों के बारे में आपको सोचना चाहिए, उन पार्टियों के बारे में, उन दलगत राजनीति में डूबे हुए जो लोग हैं उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ साथ इस खबर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। तो बात सबसे पहले गोदी मीडिया की करते हैं। गोदी मीडिया को जिस प्रकार से देश में बाइकआउट किया है विपक्ष ने, विपक्ष का कहने का मतलब है आम जनता की राय और आम लोगों के बीच में ये जो मीडिया है ये काफी चर्चा में रहे हैं। इनके द्वारा किस प्रकार से देश में गलत गलत और भ्रांति वाली खबरें फैला फैला कर लोगों का दिमाग जिस प्रकार से इन्होंने खराब किया है। तो अंततः अब हाईकोर्ट जब से किया गया है तब से इनके खबरों में की बातें करते थे, जिस प्रकार से हमेशा विपक्ष को कटघरे में खड़े कर कर बात करते थे, अब इस पर असर देखने को मिल रहा है। लगातार इनकी जो टीआरपियां हैं वो भी गिर रही हैं। लेकिन अब जो समय है वो समय सिर्फ यहीं पर रुकने की नहीं है, ये हर किसी को डिसाइड करना होगा। ये केवल विपक्ष की बात नहीं है, ये आम जनमानस की बात है। आपको भी ये डिसाइड करना होगा, आपके गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटर आपसे जो मुखातिब होते हैं, जो नुक्कड़ में, पान ठेले में, चाय दुकान में, होटल्स में, जनरल स्टोर्स में, चौक चौराहे पर जो मिलने वाले मीडिया के लोग हैं, उन मीडिया के लोगों से, उनकी बातों से आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो क्या गोदी पक्ष ले रहे हैं, गोदियों के रूप में वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसलिए आपको अब आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपके गांव गली में आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन लोगों को किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, क्या इनसे आपको बात करना है, और क्या इनको जानकारियां देनी है या जानकारी नहीं देनी है। जी हाँ, तो ये थी गोदी मीडिया के बारे में बात। केवल वो 14 एंकर्स ही नहीं है, ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में मीडिया संवाददाता हैं जो गांव गांव गली गली में जाकर जो सांप्रदायिकता वाली बातें हैं, जो भ्रामक जो चीजें हैं, चाहे भारत इंडिया की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, इस प्रकार की नाना प्रकार की जो चीजें हैं जो कभी भी आपके और आपके देश के विकास में सहयोगी या सहभागिता दर्ज नहीं करते हैं, केवल ये ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं जिससे आप मुद्दे की चीजों से आप हमेशा दूर रहो और इनकी राजनीतिक रोटियां
सिकती रहे और इन पत्रकारों की जो विज्ञापन जीवी जो पत्रकार हैं, जो केवल 1000-2000 के विज्ञापन के आधार पर ही अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं और शाम को अपनी व्यवस्था होने तक ये लगातार चौक चौराहों पर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से कृपया आपको अब दूरी बनाना अत्यावश्यक है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं इस प्रकार की विचारधारा की, तो ये जो विचारधारा है वो एसटी, एससी और ओबीसीओ से भी जुड़ा हुआ है। इस चीज को भी आपको समझना होगा कि किस प्रकार से चाहे हम देश की आजादी के पहले की बात कहें, देश के आजाद होने के बाद बात करें, किस प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी जो वर्ग है, इन वर्गों के खिलाफ में इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। जहां पर चुनाव आता है, जहां पर इनको अपना वोट बैंक बनाना होता है, तो सबसे पहले ये एसटी, एससी, ओबीसीओ को आगे करते हैं। लेकिन जहां पर धर्म की बात आती है, तो हमेशा ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो लोग होते हैं, इनको ये हमेशा पीछे रख देते हैं। आपने संसद भवन में देखा किस प्रकार से देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे इनके पहले रामनाथ कोविंद साहब हो, ऐसे लोगों को इनके सिर्फ दलित होने की वजह से, इनके पिछड़े होने की वजह से, इनके आदिवासी होने की वजह से किस प्रकार से इनको ऐसे विशेष जगहों पर इनको जाने से रोका गया। ये सारी बातें आपको याद करनी अत्यावश्यक है, क्योंकि आगामी दिनों में 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में इस प्रकार की बातों को जब तक आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने इतिहास को नहीं खंगालेंगे, तब तक ये लोग आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। तो अब जब चूंकि 2024 का चुनाव है, तो किस प्रकार से आरएसएस खेमा के जो मेन है मोहन भागवत, उन्होंने अपने बयानों में इस बात को कहा है, जिस प्रकार से देश की स्थिति बनी हुई है, गोदी मीडिया का बहिष्कार किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का माहौल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इख्तियार कर रखा था पूरे देश में, अब उस सांप्रदायिकता की बातें अब लोगों के सामने आ चुकी हैं, लोग जागरूक होना शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि अब जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर की, मिजोरम की बात करें, इन सभी जगहों की चुनावी नतीजों के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ओपिनियन पोलों के आंकड़ों के आधार पर अब कहीं ना कहीं विपक्षी हमारे राज्य में और देश में, अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो इनको कहीं ना कहीं से अब ये बातें समझ में आ गई हैं कि जनता को लगातार सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके, 370 जैसे मुद्दे, वन नेशन वन इलेक्शन, मंदिर मस्जिद करके इनको अब बरगलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना बयान में इस बात को कहा है कि कृपया एससी, एसटी और ओबीसीओ को फोकस करें, क्योंकि अब जो ये वर्ग है वो काफी हद तक अब जागरूक हो चला है। अब इनको काफी हद तक ये समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से इनको एक वोट बैंक के रूप में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा है, और जब जब इनके हित साधने की बातें आई हैं, तो यही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों का इनको सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। चूंकि लगातार बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, बड़े बड़े ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, और उन धार्मिक स्थलों में जो वर्ग प्रमुख जो होते हैं, हमारे जाति प्रमुख जो होते हैं, उन प्रमुखों का वहां पर वर्चस्व का होना, जो एसटी, एससी और ओबीसी जो खेमा है, इसमें काफी हद तक लोगों को समझ में आने लग गई है कि किस प्रकार से इनके साथ छल हो रहा है, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और आगे अगर 2047 में इनका मनुवादी संविधान अगर लागू हो जाता है देश में, तो किस प्रकार की इनकी स्थिति होने वाली है। आज जब वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद, देश में, विश्व में हमारा देश अग्रणी भूमिका अदा करने के बाद भी जब देश में हमारे प्रथम नागरिक का ही सम्मान नहीं हो रहा, तो सोच सकते हैं कि आम जनमानस के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा। इस दौरान मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अब सोशल मीडिया पर आने लग गए हैं, जिनके द्वारा सोशल मीडिया में जो है इनके द्वारा किस प्रकार से दुर्प्रचार किया जा रहा था, एसटी, एससी, ओबीसीओ को लेकर इनके जो बयानबाजी थे वो निकलकर सामने आ रहे हैं। किस प्रकार से इनका रवैया होता है, इनके आसपास के जो लोग होते हैं, इनके सहयोगी होते हैं, चाहे इनके सुरक्षा गार्ड हो, चाहे इनके नाश्ता पानी की व्यवस्था करने वाले हो, इनके ड्राइवर हो, चाहे मीडिया खेमे का कोई रिप्रेजेंटेटर हो, इनका जो व्यवहार होता है इनके प्रति बहुत ही तुच्चा सा व्यवहार होता है। एकदम हीन दृष्टि से इनको ये देखते हैं। इस प्रकार के वीडियो जो है सोशल मीडिया पे उपस्थित हैं, आप उनको देख सकते हैं कभी भी। फिलहाल अगर हम बात करें एसटी, एससी, ओबीसीओ के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से दलगत राजनीति का शिकार होते हुए आई है ये जो खेमा है, वो हमेशा से इनको केवल और केवल वोट बैंक के रूप में इनको उपयोग में लाया जाता रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि
जितना महत्वपूर्ण सत्ता होता है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष होता है, क्योंकि अगर सत्ता जो है जब आप पर हावी होने लगे तो विपक्ष का ही काम होता है कि इनको कंट्रोल में लाना, चाहे वो किसी भी रूप में हम बात कर सकते हैं। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारे पास अभी केवल और केवल दो ही ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहें तो ये वही पार्टी है जिन पार्टी के द्वारा हमारे संविधान को ही नकार दिया गया था। ये तो अपना संविधान यहाँ पर लागू करना चाहते थे जब देश को आजादी मिली थी 1947 में, और जब 46 से हमारे संविधान बनने का जब प्रावधान जब आया था, इससे पहले हमारे गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, इससे पहले बहुत सारे हमारे यहाँ एक्ट आए। इन सभी एक्टों में जो खास रहा वो गोलमेज सम्मेलन रहा, जिसमें 1930 का, 1931 का, 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन हुए, इन सम्मेलनों में जब देश को आजाद करने की बातें आई तो इस दौरान ये सारी बातें खुली थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करता है। गांधी जी वही आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे देश में बनने वाले संविधान का इन्होंने बहिष्कार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, आप सिर्फ हमको आजाद कर दो, हम अपना संविधान स्वयं बना लेंगे। लेकिन इस दौरान अंग्रेजों ने इस बात को रखा था कि नहीं, सबसे पहले आप अपने देश में बताइए कि किस प्रकार की व्यवस्था आप करने वाले हैं, किस प्रकार से आप सभी वर्गों को बेनिफिट देने वाले हैं। तो ऐसे आधार पर फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कॉन्सेप्ट आता है। बी आर अम्बेडकर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें वो शामिल होते हैं। उन्होंने अपनी बातें जब रखनी शुरू की, दलित कौम के लिए, ओबीसी, एससी, एसटीओ के बारे में जब उन्होंने बात रखी, तो यहाँ पर गांधी जी उनसे नाराज हो गए थे। तो ये कांग्रेस वही पार्टी है जो कभी भी दलितों के हितैषी, एससी, एसटी, ओबीसीओ के हितैषी ये शुरू से नहीं रही है। आरएसएस शाखा के बारे में आप शुरू से जान रहे हैं किस प्रकार से आरएसएस प्रमुख जो हैं वो कभी भी संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान का हमेशा अनादर करते हुए देखे जाते हैं, संविधान को ये कभी फॉलो करते हुए देखे नहीं जाते। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, हमेशा से एसटी, एससी, ओबीसीओ को इनके द्वारा दबाता चला आने की एक परंपरा सी बन गई है। इस दौरान आपको बताएं कि बी आर जो अम्बेडकर थे उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था बनाई है। चूंकि आगामी दिनों में चुनाव है तो इन चुनावों के मद्देनजर जो विपक्षी खेमा है वो लगातार आपके यहाँ आते हैं, चरण बंधन करते हैं और नाना प्रकार के वादे और लोक लुभावने वादे आपको कर फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इन 75 सालों में, आजादी के 75 सालों में जो लोक लुभावने वादे करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने वादों पर कितना वो खरा उतरे हैं, ये आप सोच सकते हैं। और जो वादे करते हैं, क्या वादा करना इतना इंपॉर्टेंट है? आप समझ सकते हैं कि जब देश का संविधान जिन्होंने बनाया, उस संविधान में ही इस व्यवस्था को पहले ही लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था को पहले ही उसमें अंकित कर दिया गया था कि जो भी सत्ता में आएगा, या जिस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है कि विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाएगा, विधायकों और सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा, ये सभी एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होते हैं और जवाबदेही के नियम के बंधन के आधार पर ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जो लोग ये आपको बरगलाते हैं कि लगातार चूंकि राज्य में हमारी सरकार नहीं है लेकिन मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं, शायद यही वजह है कि मैं आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा, ये सभी आपको केवल और केवल बरगलाते हैं। जो सांसद आपको बरगलाता है कि देश में हमारी सरकार नहीं, हमारी पार्टी का सरकार नहीं है, चूंकि मैं विपक्षी खेमे का हूं इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास करने में मैं असमर्थ हूं, तो ऐसे लोग केवल और केवल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था बनाई गई है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही पहले से ही सुनिश्चित किया गया है। अब इस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र में अभी सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इनके द्वारा जो सबसे पहले जो आघात किया गया है वो संविधान को ही किया गया है। संविधान में बनाई गई जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, एक दूसरे के प्रति जो जवाबदेही जो सुनिश्चित की जाती है, उस सुनिश्चित जो जवाबदेही थी उसको ही सबसे पहले इन्होंने खत्म कर दिया है। यही वजह है कि आज आम जनता अपने सबसे निम्नस्थ जो कोटे का जो अधिकारी होता है उससे जब किसी बारे में बात करता है, किसी बारे में जानकारी चाहता है, तो उसको चूंकि ऊपरी लेवल के अधिकारियों से उसकी जवाबदेही अभी के डेट में सुनिश्चित नहीं है, यही वजह है कि ये इनको किसी भी रूप में हैंडल करके इनको वहीं से ही दरकिनार कर देते हैं। जब ये ऊपर के अधिकारी के पास आम जनता जाती है तो वो अपने निम्नस्थ अधिकारियों को भी कभी भी ये चीज को नहीं पूछ सकते हैं, कभी भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सारी चीजें एक जगह से हैंडल हो रही हैं, सबसे ऊपरी सत्ता से ये
सर्कुलेट हो रही हैं। यही वजह है कि अब नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक ये दोनों प्रकार की जो व्यवस्था थी जवाबदेही की, ये खत्म कर दी गई है। अब केवल और केवल ऊपर से नीचे की ओर कोई भी योजनाएं, कोई भी काम, कोई भी जानकारी, कुछ भी चीज है वो ऊपर से नीचे की ओर सर्कुलेट हो रही है। जो आम जनता है वो सबसे नीचे है और यही वजह है कि आम जनता की आवाज, आम जनता की जो अधिकार, आम जनता की जो समस्याएं हैं, ये कभी भी ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं। उनका हल और उनका समाधान ऊपर से नहीं हो पा रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से जवाबदेही सुनिश्चित की गई है संविधान में आपके प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने एक एक नागरिकों के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो जवाबदेही सरकार की होती है, उस जवाबदेही में ही ये चीज सुनिश्चित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार की चीजें, आपके अधिकारों का संरक्षण करना, आपके कर्तव्यों का निर्वहन करवाना, आपके प्रति, आपके गांव, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी जो किसान, आपके जो भी काम होते हैं, उन सभी के प्रति राज्य की जिम्मेदारी होती है उसको बेटर एंड बेस्ट करने की। ये सिर्फ ये सुनिश्चित कर देते हैं कि जब आज की अगर हम व्यवस्था की बात करें, जो आपका विधायक प्रत्याशी जो होता है, सांसद प्रत्याशी होता है, सरपंच होता है, वो आपके सामने आकर दो चार वादे कर देते हैं, दो चार वादे जो करते हैं उसके आधार पर आप उनको वोट दे देते हैं। जबकि संविधान में ये व्यवस्था पहले से ही की गई है कि जो भी सत्ता पे आएगा, जो भी आपके क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, उसको ये काम करने ही है। ये इस जिम्मेदारी से वो बाध्य हैं, बंधे हुए हैं, उनको करना ही करना है। लेकिन चूंकि आपको जितनी जानकारी नहीं है, इसलिए आपके सामने दो चार छुपड़ी छुपड़ी बातें कर कर वो आपको वोट देने के लिए, अपने पार्टी को वोट देने के लिए वो क्या है, आपको फंसा लेते हैं। इस दौरान अगर हम बात करें राज्य में भी क्या बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण है अभी दो चीजें होती हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा किसान। अब किसान जो है, किसान की जो फसलें हैं वो किसान का फसल व्यापारी खरीदता है और व्यापारी ही होता है जो वापस से किसानों को या आम जनता के बीच उन चीजों को सर्कुलेट करता है। ये दोनों के बारे में आपको कोई ना कोई नियम बनाने की आवश्यकता है, दोनों के विषय में सोचने की राज्य सरकार को आवश्यकता है। ये केवल किसानों को एक तरफा फायदा देते हुए ये धान को 4000 रुपए क्विंटल में 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात कर कर, किसानों को कर्जा माफी की बात कर कर, किसानों को जो आपका सम्मान निधि है उस पे बोनस का पैसा देकर, ये इस प्रकार की बातें कर कर, किसानों की बातें कर 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 किसानों को अपने हित में ले लेते हैं। लेकिन किसान को लगता है कि हमको बेनिफिट हो रहा है, परंतु हकीकत आप भी जान रहे हैं कि यहां से हमको बेनिफिट तो दिया गया, लेकिन वहां से वापस से उस बेनिफिट को लूट लिया जाता है। कहां से? व्यापार से, व्यापारियों से। क्योंकि हमारी जो हमारे खेतों में सिर्फ धान नहीं होता, हमारे खेतों में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन धान को ऊंचे दामों पे खरीद लिया जाता है। बाकी जो फसल होते हैं वो सभी व्यापारी डिसाइड करता है, व्यापारियों के हाथों में वो चीज जाता है। आपको जब खाद लेना है, आपको जब दवाइयां लेनी है अपनी धान के लिए हो, अन्य फसलों के लिए हो, तो आप उसी व्यापारी से खरीदते हो, जहां पर उसने ही डिसाइड कर कर रखा हुआ है अपने दवाइयों का रेट, अपने सभी कीटनाशकों का रेट। तो यहां से आप जस की तस स्थिति में आ जाते हो। यहां से तो आपको धान का रेट दे दिया गया, लेकिन सभी चीजों में आपसे एक्स्ट्रा जो मूल्य है वो आपसे ले लिया जाता है। तो राज्य सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। किसान और व्यापारी का संबंध, इसको पहले डिसाइड करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने में धान लिया जाएगा, कितने में कीटनाशक और नाना प्रकार की जो चीजें हैं, बीज है, उपचारित बीज है, ये सारी चीजें कितने में किसान को वापस से दी जाएंगी। और यहां पर बाध्यता होना अत्यावश्यक है। एक वर्ग है जो लगातार गरीबी की मार झेल झेल कर लोगों की पेटें भर रहा है, और दूसरा जो वर्ग है वो गरीबों का पैसा लूट लूट कर अपने सत्तारूढ़ों तक ये पहुंचा रहे हैं। और कोई एक खेमा ही है, वो लगातार प्रगति कर रहा है, गति कर रहा है। देश में भी ऐसी ही व्यवस्था है। जो जिस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, नाना प्रकार के जो हमारे देश के सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके मित्र हैं व्यापारीगण, और उन्हीं व्यापारियों को बेनिफिट देने के लिए नाना प्रकार की ये योजनाएं तैयार करते हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रेल के लिए हो, चाहे टेलीफोन के लिए हो, खनिज के लिए हो। ये सभी चीजें बहती हुई इसी समुद्र में जाकर समाहित होना है जहां पर इनके दोस्तों का वर्चस्व होता है। और ऐसी ही व्यवस्था हमारे राज्य में भी बनी हुई है। तो कृपया आप इस पर विचार करें कि सिर्फ किसानों के बारे में नहीं, किसान और व्यापारी के जो संबंध होते हैं,
जिन भी प्रकार के देने और लेने की बातें होती हैं, खरीदने की बातें होती है, बेचने की बातें होती हैं, ये दोनों के बारे में आगामी जो सरकार है उसको सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शिक्षा और रोजगार, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि राज्य में आपको किस प्रकार से शिक्षा देना है, स्कूलों का डेवलपमेंट है, स्कूलों को 5वीं से 8वीं और 8वीं से 12वीं तक करने की आवश्यकता है। आपको हर क्षेत्र में कॉलेज खोलने की आवश्यकता है, उन कॉलेजों की गुणवत्ता, स्कूलों की गुणवत्ता, ये सब चीज तो है ही है। लेकिन सिर्फ शिक्षा की बात कर कर आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप इस बात को समझिए। सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा बढ़ावा होने के साथ साथ जब लोग पास आउट होकर निकले, अच्छे मार्क्स गेन कर कर जब निकले, तो आपके लिए पहले से ही रोजगार सुनिश्चित होना अत्यावश्यक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर के लिए हो। लेकिन यहां पर क्या करते हैं कि हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते हैं। अगर हमारे देश में हर साल अगर पास आउट होने वालों की संख्या अगर 1 करोड़ है, तो नौकरी जो है वो आपको सिर्फ हजारों की संख्या में मिलने वाली है, और उसमें भी भर्ती में घोटालों की बातें सामने आती है। तो ऐसे में बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगा तो ऐसे में प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं ये हावी होंगे। उन प्राइवेट सेक्टरों में गुणवत्ताहीन लोगों को वहां पर डाला जाएगा, और गुणवत्ताहीन लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वो भी गुणवत्ताहीन होगा। यही वजह है कि आज पीएससी हो चाहे व्यापम हो, यहां पर जब फॉर्म भरने की बात आती है तो लाखों लाखों की संख्या में लोगों के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, चाहे वो पद 100 पद का हो चाहे 50 पद का हो। उस 50 पद के वैकेंसी में भी लाखों लोगों के द्वारा फॉर्म भरा जाता है। लेकिन जब प्राथमिक परीक्षा होती है तो उसमें 60 से 70% लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है गुणवत्ता। आपको डिग्री तो मिल गया, आप शिक्षित अपने नजरों में हो गए, लेकिन जिस पद के लिए आपने फॉर्म भरा है, क्या वो पद के लिए आप उतने योग्य बन पाए हैं, काबिल बन पाए हैं? जिस प्रकार की आपने शिक्षा ग्रहण की है, या जिस प्रकार की राज्य सरकार ने आपको शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की है, उसमें कितना वो गुणकारी है, यह भी सोचने वाली बात है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, राज्य में किसान और व्यापारी के बीच में संबंध का निर्धारण करना अत्यावश्यक है। वैसे ही शिक्षा और रोजगार दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक ही चीज है, लेकिन शिक्षा को अगर आप बढ़ावा देंगे तो उसके लिए आपको रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य अत्याधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। आज नाना प्रकार के कार्ड हमको बना के दिए गए हैं, चाहे वो स्मार्ट कार्ड हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना वाला कार्ड हो, चाहे वो आपका अभी जो नया चल रहा है, ये जो सारे कार्ड हैं, इसमें आपको कहा जाता है कि 5 लाख रुपए तक का आपको चिकित्सा फ्री रहेगा। ये कहा जाता है कि 20 लाख रुपए तक का आपको चिकित्सा जो है वो मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन जब आम नागरिक उन कार्डों को लेकर अपने आंख का इलाज करने के लिए, कान का इलाज करने के लिए, कोई बड़े ऑपरेशन के लिए, पेट के ऑपरेशन, हाथ फ्रैक्चर हो जाना, बड़ी गंभीर बीमारी को लेकर जब वो अस्पतालों की रुख करते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर वो कार्ड नहीं एक्सेप्टेबल है, वो कार्ड वो नहीं ले सकते, उनको कैश में पेमेंट करना होगा। और यही वजह है कि लगातार ये भ्रामक जो प्रचार करने वाले सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आयुष्मान कार्ड के बारे में कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जब अस्पतालों में आम जनता जब जाती है, तो जब इन कार्डों की सच्चाई जो है वो सामने आती है, तो उनको रोना आता है। क्योंकि इन्हीं के चक्कर में तो हमने उनको वोट दिया था कि 5 लाख रुपए तक तो हमारी सारी बीमारियों का समाधान हो जाना है आगामी वर्षों में, और अगर कोई गंभीर बीमारी हमारे बीच आ जाती है तो वो आयुष्मान कार्ड से हो जाना है। लेकिन न 5 लाख में आप आते हैं, न 20 लाख में आप आते हैं। ये केवल आपको एक कार्ड बनाकर दे देते हैं, और उस पैसे का उपयोग आप कभी भी कर ही नहीं सकते। छोटे मोटे जो ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें 2000, 3000, 4000 रुपए का खर्चा होता है, उन खर्चाओं को ये किसी अस्पताल में सुनिश्चित कर देते हैं। लेकिन जब गंभीर बीमारियों की बात आती है तो कभी भी ये कार्ड आपको काम में नहीं आएंगे, उपयोग में नहीं आएंगे। तो इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना राज्य में अत्यावश्यक है। आगामी दिनों में जो सरकार बनने वाली है उसको किसान व्यापारी की, शिक्षा रोजगार की, स्वास्थ्य की, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अपना टॉपिक को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहूंगा। देश में सबसे महत्वपूर्ण है संविधान या धर्म। देश में जिस प्रकार का सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, धर्म और आडंबरों की बात की जा रही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात की जा रही है, लगातार भारत पाकिस्तान की बात की जा रही है, देश में महत्वपूर्ण है ये सारी चीजों के जगह में संविधान। क्यों?
क्योंकि संविधान में सारी चीजें निहित है। अपने धर्म का पालन करने की बात कही गई है, शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है, खान पान की बात कही गई है, रोजगार की बात कही गई है, आपके अधिकारों की बात कही गई है, आपके व्यापार व्यवसाय और आपके गति और प्रगति की बात कही गई है। लेकिन हमारे बीच में इस प्रकार की बातें हमेशा लाकर छोड़ दी जाती है जिसमें आप अपने संविधान के ऊपर में अपने धर्म को रख देते हैं। चाहे आप अपने मुसलमानों की बात कहें, चाहे सिखों की बात कहें, चाहे किसी भी प्रकार के हिंदुओं की बात कहें, जिस भी प्रकार के धार्मिक जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर अपने धर्म को रख देते हैं। और यही वजह है, इसी का फायदा उठाकर राज्य में, देश में लगातार हम गलत निर्णय करते हैं, गलत चुनाव करते हैं और एक बहुसंख्याक जो वर्ग है उनके लोगों को हम अपने विधानसभा में और लोकसभा में भेज देते हैं। यही वजह है कि ये जैसा चाहते हैं वैसा नियम कानून वहां से पारित करवा लेते हैं। हकीकत बात यह है कि संविधान में जैसी व्यवस्था बनाई गई है, आप अपने क्षेत्र के उस प्रतिनिधि जो करता है, जो रिप्रेजेंटेटर बनकर आपके सामने आ रहा है, जिसको आप वोट देने वाले हैं, उस व्यक्ति का चुनाव आपको करना अत्यावश्यक है, सही चुनाव करना आवश्यक है। वो किस खेमे का है ये ना देखें, वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, गुड़वाना का है, किस पार्टी का है, उस पार्टी को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस व्यक्ति को देखने की आवश्यकता है कि वो कितना गुणकारी है, वो कितना आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा करने में सक्षम है कि नहीं है। जब ऐसे अलग अलग ग्रुपों के लोग जब संसद में, लोकसभा में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तब जाकर आपके हितों की बातें हो सकती हैं, वहां पर निर्णय सही आ सकता है। लेकिन जब एक ही विचारधारा के लोग किसी जगह पर, महत्वपूर्ण जगह पर बैठ जाते हैं, तो वो फिर एक तरह से आपके ऊपर हिटलर शाही राजतंत्र स्थापित कर लेते हैं। जैसा नियम चाहते हैं वैसा बनाते हैं, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे वो यूसीसी की बात हो, एनआरसी की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, मंदिरों के निर्माण की बात हो। तो इस बात को आपको गौर करने की अति अधिक आवश्यकता है। इस दौरान जिस प्रकार से खुदाई का सिलसिला हमारे देश में शुरू हुआ है कि हम अपने इतिहास की ओर लौट रहे हैं, मस्जिदों को तोड़कर अब मंदिरों का रूप दिया जा रहा है और मंदिरों के बाद अब वहीं पर स्थायी हो गया है। तो अगर जब जिस प्रकार की व्यवस्था देश में बन रही है, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता की ओर हमारा देश लगातार बढ़ रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यूएनओ में भी हो चुका है, ये बात यूरोपियन जो संस्था है, यूरोपियन जो संसद है, वहां पर भी ये चीजें पास आउट हो चुकी हैं। बाहर की मीडिया लगातार इस प्रकार की बातें कर रही है कि देश में किस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल है। तो हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो तो आपको दिखाने वाली नहीं है, लेकिन विदेशी जो मीडिया है वो लगातार इन सच्चाइयों को सामने लेकर आ रही है। तो जब हम पीछे जा रहे हैं, बैक की ओर जा रहे हैं, तो केवल हिंदुओं तक आकर रुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको और पीछे अपने इतिहास को खंगालना पड़ेगा, तब देश की सच्चाई सामने आएगी। तब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने अपने पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि जब उन्होंने संविधान बनाया और संविधान बनाने के साथ साथ जब ये बातें कही गई कि क्या ये संविधान, ये लोकतंत्र जो है हमारे देश में हमेशा रह पाएगा, तो उन्होंने अपने ही उस जवाब में कहा था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने बनाई है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमने रचित किया है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र हमारे देश में सदा सदा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब ये लोकतंत्र हमारे देश से खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है, जिस प्रकार से सेंग्रोल की स्थापना संसद भवन में कर दी गई, जिस प्रकार से अब राजशाही तंत्र हमारे देश में व्याप्त हो चला है। जो मोदी जी कहते हैं वही सही, जो मोदी जी नहीं कहते हैं वो हमेशा गलत होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था अब शुरू हो गई है, इस बात से बी.आर. आम्बेडकर की जो वो कोटेशन थे, वो जो बातें थी, वो अब सत्यार्थ होते नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया था कि जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान का वैल्यू नहीं रहेगा, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, हमारे लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में एक नई पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने की बातें कही थी, जिसमें कहा गया था कि आपको अपने मूर्त रूप में आने की आवश्यकता है, आपको अपने धर्म की ओर लौटने की आवश्यकता है। तो धर्म के ओर लौटने की बातें, हिंदू की बात नहीं कही गई थी। उन्होंने तो अपने आप को हिंदुत्व से हमेशा पृथक कर दिया गया था, क्योंकि वो दलित कौम से बिलोंग करते थे। और जब आरक्षणों के मुद्दे पे ये बातें निकलकर सामने आई थी कि आप आरक्षण के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इतना शिक्षित हूं, इतना प्रभावशील हूं कि मैं अपनी कामों को करवा सकता हूं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए आरक्षण है।
तो उन्होंने अपनी बातें कही थी कि मैं हिंदुत्व से हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। यही वजह था कि उन्होंने अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म अंगीकृत कर लिया था, अपना लिया था। तो उन्होंने जो पैरेलल व्यवस्था संविधान के साथ साथ जो खड़ी करने की बातें कही थी और जो चल रहा है आज भी, विश्व के 135-34 देश जो है आज भी उस संगठन के हिस्से में हैं। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म की ओर आपको लौटना पड़ेगा, आपको अपने उस गहराइयों को टटोलना पड़ेगा जिससे ये जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान जो खतरे में है, इन सभी चीजों को सॉल्ट आउट किया जा सकता है, हमारे संविधान को बचाया जा सकता है, हमारे लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। समय बहुत हो चुका है, आज के लिए इतना ही काफी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नई टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है जागरूकता फैलाना, आप तक सच्चाई को सामने लाना कि किस प्रकार से देश खतरे में चल रहा है। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को दबाने का और पूरी तरीके से मनुस्मृति लागू करने की जो व्यवस्था है उस दिशा में हमारे देश का लोकतांत्रिक चुनाव से जीत कर आने वाला प्रधानमंत्री आगे बढ़ चला है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर लाइव। मैं हूं पुखराज सिंह। नमस्कार।